हाँ जी बी क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर शुरू किया था एंड वी स्टार्टेड ऑफ द टॉपिक एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर गैसेस का एडजॉर्प्शन सॉलिड्स के सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें हमने ये 6 फैक्टर्स पढ़े थे जिसमें से बेटा हमने ये 5 फैक्टर्स पढ़ लिए थे, पर जो हमारा एक लास्ट फैक्टर था प्रेशर ऑफ गैस, वो हमने जो है वो आज डिस्कस करना है। तो हम बात करते हैं इस फैक्टर की जिसको हम बेटा क्या कहते हैं, प्रेशर ऑफ द गैस। अब कैसे प्रेशर हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करने में या डिक्रीज करने में, हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि होता क्या है। तो एब्जॉर्प्शन जो है एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। प्रेशर जो है वो एक गैस का डिक्रीज हो जाता है। इनफैक्ट एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन अगर इंक्रीज करता है तो बेटा इसका मतलब है गैस का प्रेशर जो है वो क्या है बेटा, ज्यादा। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को हम x बाय m से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन तो बेटा उस ग्राफ को हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब x क्या होता है बेटा, x है मास ऑफ एड्सॉर्बेट, मतलब कौन कितनी गैस बेटा एड्सॉर्ब हो रही है, और m क्या होता है, इट इज द मास ऑफ एड्सॉर्प्शन एड्सॉर्बेंट, मतलब सॉलिड का सरफेस जो अवेलेबल है एड्सॉर्प्शन के लिए उसका मास जो है वो कितना है। तो ये जो ग्राफ हम प्लॉट करने वाले हैं कहते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म बेटा शब्द का मतलब ही क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर। और ये जो ग्राफ है ये दो चीजों के बीच में प्लॉट किया जाता है, ऑप्शन हो रही है, और दूसरा क्या होता है बेटा, प्रेशर ऑफ द गैस। तो इस ग्राफ को बेटा हम कहते हैं फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट जिसने इस ग्राफ को पढ़ा था। और ये जो ग्राफ है बेटा ये 3 फैक्टर्स पे, 3 स्टेजेस पे हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। अब वो 3 स्टेजेस बेटा कौन कौन से हैं, मैं आपको आता है हमारा, वो आता है एट बिगिनिंग और इनिशियल स्टेज। अगर इस ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं x बाय m वर्सेस प्रेशर, तो बेटा ये ग्राफ जो है कुछ इस टाइप से शो किया जाता है। तो बेटा एट द बिगिनिंग या इनिशियल स्टेज हम ये देखते हैं कि x बाय m जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के इनिशियल। इसका मतलब क्या होता है, दैट इज प्रेशर ऑफ द गैस अगर इंक्रीज करेगा देन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बेटा क्या करती है, इंक्रीज करती है। और अगर आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है बेटा k, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, कांस्टेंट। तो ये होता है ग्राफ बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड प्रेशर इनिशियल स्टेज के ऊपर। अगर मैं इस इनिशियल स्टेज की बात करूं तो बेटा इट इज समहाउ, दिस इज द स्टेज जब हम बात कर रहे हैं कि एड्सॉर्प्शन जो है अभी शुरू हुआ है, इसीलिए बेटा गैस जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगी एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर, आई रिपीट, गैस जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगी एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर, एड्सॉर्प्शन उतना ज्यादा होता है। इसीलिए x बाय m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसके प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। एंड एक दूसरा हम टाइम स्पैन लेते हैं जिसको हम कहते हैं प्रेशर आफ्टर सैचुरेशन, हाई प्रेशर। अब प्रेशर आफ्टर सैचुरेशन या हाई प्रेशर में बेटा अगर आप ग्राफ को देखें
तो बेटा ये ग्राफ जो है एक तरह से पैरेलल बन जाती है टूवर्ड्स दिस। सर क्यों? क्योंकि बेटा एक प्रेशर की वैल्यू आती है जिसको हम कहते हैं पीएस। पीएस स्टैंड्स फॉर सैचुरेटेड प्रेशर। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, x बाय m क्या कर जाता है, इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। सर ऐसा क्यों कि अब एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है, जितना मर्जी आप प्रेशर अप्लाई कर दे। तो बेटा अगर हाई प्रेशर जो है इट इज मोर देन सैचुरेशन प्रेशर, तो बेटा x बाय m जो है बेटा वो क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हो जाता है, दैट इज नो एडजॉर्प्शन। सर ऐसा क्यों? बिकॉज all the available surface area of adsorbent is fully adsorbed। क्योंकि बेटा अब हमारे पास एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया ही अवेलेबल नहीं है एड्सॉर्प्शन के लिए, तो उसके सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन कहां होगा? आप जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करते रहिए एड्सॉर्प्शन जो है वो नहीं होता। तो इनिशियल स्टेज पर इन द बिगिनिंग एड्सॉर्प्शन जो है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रेशर कितना गैस अप्लाई कर रही है, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। लेकिन एट हाई प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर आफ्टर सैचुरेशन लेवल, इसके बाद बेटा लाइन बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो बेटा इस केस में कोई एड्सॉर्प्शन नहीं, एड्सॉर्बेंट का अवेलेबल था बेटा वो फुली एड्सॉर्ब हो चुका है, तो इस वजह से देयर इज नो फर्दर एड्सॉर्प्शन टेकिंग प्लेस। तो बेटा देखते हैं, कहते हैं एट इक्विलिब्रियम प्रेशर, जिसको बेटा हम कहते हैं सैचुरेशन प्रेशर एड्सॉर्प्शन, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एंड देयर इज नो मोर फर्दर इंक्रीज, इसलिए बेटा इसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन प्रेशर या सैचुरेशन स्टेट। तो अब इसके बाद कोई फायदा नहीं होता। लेकिन लो प्रेशर पर बेटा ये हमने स्टडी करी थी बेटा सेकेंड स्टेज के फॉर्म के अंदर। लो प्रेशर बेटा अब हम पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा x बाय m के बीच में, तो वो ये आ जाता है, ठीक है। तो बेटा ये हमारा केस एट लो प्रेशर, ये हमारा कौन सा बन जाता है बेटा, सेकेंड केस एट प्रेशर अबव सैचुरेशन प्रेशर, ठीक है। और यहां पे मैंने ये दो लाइंस इसलिए ऐड करी है बेटा, ये बताने के लिए एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कर्व बिकम्स स्मॉलर, मतलब एड्सॉर्प्शन बेटा क्या कर जाता है, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन या एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है बेटा वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो बेटा x बाय m इज इक्वल टू kp, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। आपने जो ग्राफ प्लॉट किया है बेटा, उस ग्राफ के अंदर आप इसको T1 एंड T2 भी मार्क करके ये दो कर्व्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं बेटा उसी ग्राफ के अंदर। तो सेम ग्राफ के अंदर हम प्रेशर वेरिएशन का भी ले रहे हैं और टेम्परेचर वेरिएशन है, हमने उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया। जो बेटा हम बात कर रहे थे हाई प्रेशर की, जहां पे हमने लिखा था कि x बाय m बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, दैट इज प्रेशर इज बियॉन्ड सैचुरेशन प्रेशर, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा PS। तो बेटा PS या P0 बेटा हम लिख देते हैं इसको, जहां पे P0 इज मोर देन PS, जिसको हम कहते हैं सैचुरेशन प्रेशर। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा वो है इंटरमीडिएट प्रेशर पर क्या होता है। कहते हैं इंटरमीडिएट प्रेशर पर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर रेज टू द पावर 1 बाय n। तो अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो हमारे पास बेटा कांस्टेंट आ जाएगा k। तो एक तो ये ग्राफ जो है वो इस इक्वेशन की फॉर्म के अंदर काफी स्टडी किया जाता है बेटा, और यहां पर जो 1 बाय n है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, और जो सबसे अच्छी रेंज आती है एड्सॉर्प्शन की बेटा वो 0.1 से लेके 0.5 के बीच में रेंज आती है। इस इक्वेशन में अगर आप क्या ले लेते हो बेटा,
टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है log x by m इज इक्वल टू log k प्लस 1 बाय n log p। तो बेटा हम इसमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ड्रॉ कर देते हैं बेटा। ये हमारा दूसरा ग्राफ आ गया जिसका स्लोप जो है बेटा वो क्या आ जाता है 1 बाय n। ठीक है, तो log k हमारा कांस्टेंट हो गया, log x बाय m और log p के बिहाफ में हमने ग्राफ जो है वो प्लॉट कर दिया। तो सेम इक्वेशन can be asked in two different ways, एक with ग्राफ और एक with log एंड दूसरा जो है वो है without log। तो दिस इज हाउ प्रेशर वेरिएशन टेक्स प्लेस। टेम्परेचर का फैक्टर तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो बेटा ये हमने कर लिया प्रेशर वेरिएशन का, टेम्परेचर हम पहले ही कर चुके थे बेटा। ये क्वेश्चन आंसर भी हमने डिस्कस कर लिए हैं लास्ट लेक्चर में। और अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। अभी तक तो हम बात कर रहे थे बेटा गैसेस के लिए। तो बेटा गैसेस के लिए बेस्ट मेजरमेंट क्या होता है बेटा, प्रेशर। और अगर आप बेटा सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए बेटा हम क्या लिखते हैं, सी। तो बेटा याद रखना जहां जहां पे पी आया था तो बेटा गैस के लिए इज बाय सी, दैट इज व्हाट कॉन्सेंट्रेशन। कहता है फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ बहुत सारे सॉल्यूट्स, ठीक है ना, कुछ are absorbed from the same solvent। तो from Freundlich adsorption isotherm in place of pressure हम बेटा क्या इस्तेमाल करते हैं, concentration। तो बेटा हमारे पास वही कॉन्सेप्ट आता है, x by m is proportional to c raised to the power 1 by n। तो बेटा अगर आप उसके लिए प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है कि अगर हम लॉग में इक्वेशन लेते हैं बेटा तो ये इक्वेशन हमारी ये आ जाती है। तो विद लॉग और विदाउट लॉग सेम इक्वेशन है, फर्क क्या है, प्रेशर की जगह क्या आ गया बेटा सी। आप देख सकते हैं स्लोप भी कितना रहता है 1 बाय n, और बेटा यहाँ पे log p की जगह बेटा क्या आ गया c। एग्जैक्टली सेम तरीका है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय एक चीज के, प्रेशर is replaced by concentration। So a graph between log x by m and log c is a straight line। Then बेटा application of adsorption, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। और अब हम शुरू करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक के साथ जिसका नाम है कैटलिस्ट। तो बेटा कैटलिस्ट क्या होता है, ये एक सब्सटेंस होता है जो किसी रिएक्शन की स्पीड को बेटा कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है, बिना खुद रिएक्शन में कंज्यूम हुए। एंड फिनोमिना को हम बेटा क्या कहते हैं, कैटालिसिस। तो बेटा ये कैटलिस्ट हो गया बेटा, ठीक है। कैटलिस्ट के पास बेटा एक क्या होती है बेटा, एक एक्टिव साइट जिसके ऊपर रिएक्टेंट फिक्स्ड होता है, प्रोडक्ट बनता है और बाहर चला जाता है। तो दिस एक्टिव साइट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन बेटा इन कैटलिस्ट को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, प्रोमोटर्स एंड पॉइजन। कहते हैं वो सब्सटेंसेस जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, स्पीड को कम कर देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, पॉइजन। वैसे तो कैटलिस्ट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं और हर कैटलिस्ट का अपना एक स्पेसिफिक वे होता है, तरीका होता है काम करने का। लेकिन इन जनरल सारे कैटलिस्ट क्या करते हैं, सबसे पहली चीज बेटा क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। सर ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, ये रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो बेटा मिनिमम एनर्जी होती है बेटा, उस मिनिमम एनर्जी को हम बेटा क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब मान लीजिए कोई रिएक्शन है जिसके लिए विदाउट कैटलिस्ट मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है 50 जूल। अगर मैं कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं करता तो मुझे एनर्जी कितनी देनी पड़ रही है, 50 जूल। अगर मैं इसी रिएक्शन में बेटा एक कैटलिस्ट ले आता हूं तो आपको पता है ऑलमोस्ट हाफ से भी कम हो जाती है बेटा हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट, कुछ केसेस में तो 1/3 हो जाती है। तो कितना आ गया बेटा ये टिन चीज कैटलिस्ट का बेटा क्या काम होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को बेटा क्या कर देना, कम कर देना। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी रिएक्शन उतनी जल्दी प्रोसीड करके आगे भागेगी। ठीक है, अब
एक्टिवेशन एनर्जी जैसे ही कम होती है तो बेटा रिएक्शन की स्पीड जो है बेटा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए रिएक्शन जो है वो फटाफट तेज तेज भागती है। तो बेटा हर कैटलिस्ट का काम बेटा क्या होता है, रिएक्शन को जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उस वैल्यू को पहले से क्या कर देना, कम कर देना। इसीलिए बेटा कैटलिस्ट के फंक्शन में 2 पॉइंट्स हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। और वो 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले बेटा हम ग्राफ देखते हैं, एक रिएक्शन जो विद कैटलिस्ट होती है और बाद में क्या होती है, तो विदाउट कैटलिस्ट होती है और बाद में क्या होती है, विद कैटलिस्ट। अब देखो बेटा जरा ध्यान से, ये एक रिएक्शन है जिसके अंदर बेटा हमारे पास यहाँ इतनी एनर्जी देनी पड़ती है तो जाके बेटा ये क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। तो ये जो ब्लू ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, ये ग्राफ ड्रॉ किया है विदाउट कैटलिस्ट। अच्छा, विदाउट कैटलिस्ट अब आप देख सकते हैं बेटा मेरी जेब से एनर्जी कितनी जा रही है, EA। लेकिन जब मैं इसी रिएक्टेंट में, आई रिपीट, जब मैं इसी रिएक्टेंट के अंदर बेटा क्या ऐड कर दूंगा, कैटलिस्ट, तो बेटा रिएक्शन शुरू वहीं से ही होगी, लेकिन बेटा ये एनर्जी कम लेगा और बेटा फाइनली प्रोडक्ट भी वही बना देगा। तो बेटा जो रेड कलर का जो ग्राफ है वो हमको बताता है कि कैटलिस्ट की वजह से हमारा कर्व पहले से कितना छोटा हो गया, और अब आप देख लो कि मुझे जो एनर्जी देनी पड़ रही है वो कितनी है, इतनी है। तो सर इनिशियली कैटलिस्ट को एनर्जी क्यों चाहिए होती है बेटा, क्योंकि उनको बनाना होता है एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या इंटरमीडिएट कह सकते हैं आप इसको, इसे कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। दोनों केसेस में बेटा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। विद कैटलिस्ट वो डिफरेंट होगा, विदाउट कैटलिस्ट जो है वो डिफरेंट होता है। लेकिन रिएक्टेंट्स हमेशा एनर्जी लेके पहले कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वो कॉम्प्लेक्स बाद में टूटकर बेटा क्या बनाता है, प्रोडक्ट। सेम रिएक्टेंट कैटलिस्ट के साथ सेम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बेटा ये किस तरीके से काम करता है मैं अभी वापस आ जाऊंगा बेटा इसी ग्राफ के अंदर। तो वो 2 पॉइंट जो है वो हमारे कौन कौन से हैं, हमने वो पढ़ने हैं। पहला, कैटलिस्ट जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड भी उतनी तेजी से बढ़ाएगा, ताकि रिएक्शन का इक्वी कांस्टेंट जो बेटा क्या कहते थे हम, के, वो डिस्टर्ब ना हो। दूसरा, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है बाय प्रोवाइडिंग अ डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर अ रिएक्शन, मतलब एक टोटली दूसरा मैकेनिज्म जो है वो रिएक्शन को दे देता है। तो बेटा ये हमारा ग्राफ है, अगर आपको इस ग्राफ को कॉपी करना है तो आप वहां पे कॉपी कर सकते हैं, इट गिव्स यू गुड। तो बेटा ये जो हम प्रोसेस करते हैं कैटलिस्ट इस्तेमाल करने का किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर फॉर पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स, बेटा ये कैटलिसिस 2 तरीके से होता है। एक होता है बेटा होमोजीनियस कैटलिसिस और दूसरा होता है बेटा हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। सर दोनों में क्या फर्क है, बेटा फर्क ये है कि स्टेट में है और आपका कैटलिस्ट भी बेटा सेम स्टेट के अंदर है ना, सारे गैस, इसे कहते हैं होमोजीनियस कैटलिसिस, है ना। प्रोडक्ट क्या बना रहा है हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है, पर अगर रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट का स्टेट बेटा क्या हो, सेम, तो बेटा उसे कहते हैं होमोजीनियस कैटलिसिस। अब देखिए बेटा, बेटा ये कैटलिस्ट है, ये भी लिक्विड में है, तो बेटा इसे कहते हैं होमोजीनियस कैटलिसिस, ठीक है। अब आप देख लीजिए एस्टर लिक्विड में है, पानी भी लिक्विड स्टेट में है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है बेटा वो भी एक्वस या लिक्विड स्टेट के अंदर है, तो बेटा इसे कहते हैं होमोजीनियस कैटलिसिस, राइट। एंड अगर बेटा इनका स्टेट अलग अलग हो, तो बेटा ये देखो, ये गैस है, ये गैस है, लेकिन निकल बेटा क्या है, सॉलिड, इसे कहते हैं बेटा हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, निकल, सॉलिड, बेटा इसे कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। तो बेटा यहाँ पे निकल मत लिखना, यहाँ पे आयरन लिख देना। कहते हैं कैटलिस्ट इज अ सॉलिड व्हाइल रिएक्टेंट्स आर गैसेस, द रिएक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम सरफेस ऑफ द सॉलिड कैटलिस्ट। तो बेटा इस रीजन की वजह से
हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को हम सरफेस कैटालिसिस भी कहते हैं। सर क्यों? क्योंकि ये कैटलिस्ट के सरफेस से होती है, बिकॉज ये रिएक्शन कैटलिस्ट के सरफेस से होती है। तो बेटा इसी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस या सरफेस कैटालिसिस के बिहाफ पर बेटा हमारे पास एक एड्सॉर्प्शन की थ्योरी भी आती है। ये थ्योरी क्या कहती है कि बेटा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कैसे होता है? तो बेटा वो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं। कहते हैं इस थ्योरी के हिसाब से रिएक्टेंट्स गैस या सॉल्यूशन के अंदर आर एब्जॉर्ब बाय द सरफेस ऑफ द सॉलिड कैटलिस्ट, और अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुई तो बेटा कैटालिसिस का अमाउंट जो है, फास्ट जो है बेटा, वो भी ज्यादा होगा। लेकिन बेटा मॉडर्न थ्योरी कुछ ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये पुरानी थ्योरी और इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन इन दोनों को बेटा क्लब करके बनाई गई है। इसलिए हम ये वाली थ्योरी जो है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये थ्योरी क्या कहती है? सबसे पहले रिएक्टेंट्स कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर आते हैं, जिस प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। जब रिएक्टेंट्स कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर आते हैं तो बेटा ये हो गया बेटा आपका रिएक्टेंट, हमने जानबूझ के उसको रफ लिया है, और बेटा ये हो गए हमारे कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर रिएक्टेंट्स। तो बेटा ब्लैक ब्लैक कलर के कौन हो गए बेटा? रिएक्टेंट्स, और ब्लू कलर का हमारा कौन हो गया बेटा? कैटलिस्ट का सरफेस। दूसरा पॉइंट कहता है अब ये रिएक्टेंट्स कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होने शुरू हो गए। तो बेटा अब धीरे धीरे ये सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होने, मतलब अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे। इसे कहते हैं एडजॉर्प्शन। तीसरा स्टेप कहता है अब रिएक्शन कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर होगी बाय फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। मतलब क्या हो गया बेटा? रिएक्टेंट्स प्लस कैटलिस्ट बेटा क्या दे देता है? इंटरमीडिएट। और बाद में यही इंटरमीडिएट ब्रेक करके बेटा क्या दे देता है? प्रोडक्ट, और साथ में क्या दे देता है? कैटलिस्ट। अब जब बेटा रिएक्टेंट फॉर्म हो गया, फॉर्म रिएक्टेंट, बेटा रिएक्टेंट डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर कैटलिस्ट के सरफेस से, और बेटा डिसॉल्व होने के बाद उसको रिमूव करना कैटलिस्ट के सरफेस से बेटा बहुत जरूरी है। तभी तो बेटा ये कैटलिस्ट जो है वो दोबारा रिएक्शन के लिए यूज हो पाएगा। अगर आपने बेटा डिसॉर्प्शन नहीं किया, इसका मतलब है दैट इज प्रोडक्ट शुड बी रिमूव्ड। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट रिमूव नहीं करोगे तो बेटा कैटलिस्ट फर्दर रिएक्शन के लिए कैसे अवेलेबल होगा? इसलिए डिसॉर्प्शन जो है वो बहुत जरूरी होता है, और इस पे बेस्ड एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि पहले हमारे पास बेटा कैटलिस्ट के सामने बेटा कौन आए? रिएक्टेंट्स। उन्होंने बेटा कंबाइन किया, कंबाइन करके बेटा क्या बना लिया? इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट बेटा क्या बना लेगा? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट बनाने के बाद बेटा, है ना, इंटरमीडिएट बना लिया, और प्रोडक्ट बनाने के बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ रिएक्शन एक्चुअली टेक्स प्लेस। तो बेटा कैटलिस्ट अपना सरफेस देता है रिएक्टेंट्स को जुड़ने के लिए। ये इसके साथ जुड़ जाता है, ये इसके साथ जुड़ जाता है। इसे कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बाद आता है डिसॉर्प्शन। अब ये हो गया बेटा डिसॉर्प्शन। अब डिसॉर्प्शन के बाद बेटा क्या आ जाएगा? ये दोनों आपस में कंबाइन करने लग जाएंगे। अब कंबाइन करके इन्होंने प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन आपको ये वाले बॉन्ड भी तो ब्रेक करने हैं। इसको बेटा हम क्या कहते हैं? डिसॉर्प्शन। ये भी तो बहुत जरूरी है। अब ये कैटलिस्ट इज रेडी अगेन, ये कैटलिस्ट इज रेडी अगेन फॉर फर्दर रिएक्शन, न्यू रिएक्शन। बाकी के रिएक्टेंट्स को लेकर आओ, हमने 10 मॉलिक्यूल कर दिए, 50 मॉलिक्यूल और लेकर आओ।
जब 50 हो जाएंगे तो फिर और 50 मॉलिक्यूल लेकर आओ। ऐसे ही रिएक्टेंट जो है वो काम करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन आता है, गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। तो बेटा ये सारे एग्जांपल्स आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे। देन कहते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ डिसॉर्प्शन इन द प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस। अभी इसी की तो हम बात कर रहे थे। कहते हैं डिसॉर्प्शन होना बहुत जरूरी है सॉलिड कैटलिस्ट के सरफेस से, ताकि वो फ्री हो जाए फॉर फ्रेश एड्सॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस। तो दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, जिसका आप आंसर कॉपी कर सकते हैं। कहते हैं व्हाट रोल डज एड्सॉर्प्शन प्ले इन हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। तो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस में एड्सॉर्प्शन का क्या काम है बेटा। एड्सॉर्प्शन की वजह से ही तो रिएक्टेंट्स बेटा कैटलिस्ट के सरफेस पर रहते हैं। तो क्या आता है बेटा, इट इज द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो एड्सॉर्ब होते हैं सरफेस ऑफ द सॉलिड कैटलिस्ट बाय कौन सा एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन या फिर केमिकल एड्सॉर्प्शन, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की सरफेस पर इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज कर जाती है। तो एड्सॉर्प्शन की वजह से रिएक्टेंट कैटलिस्ट के सरफेस पर ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। अब देखते हैं बेटा नेचर ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट कैसे एक्ट करता है, मतलब कौन सा कैटलिस्ट किस तरीके से बेटा काम करना पसंद करता है। प्योर सब्सटेंसेस हो सकते हैं, ये मेटल्स के मिक्सचर हो सकते हैं, ये एलॉयज हो सकते हैं, ये मेटल ऑक्साइड हो सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सॉलिड कैटलिस्ट के साथ जो जुड़े हुए हैं वो है एक्टिविटी, और दूसरा है बेटा क्या, सिलेक्टिविटी। तो कितना एक्टिव है कैटलिस्ट और कौन सा कैटलिस्ट आपको सिलेक्ट करना चाहिए बेटा, ये दो चीजें हमको बेटा समझनी है। तो पहला इसमें पॉइंट आता है एक्टिविटी। ये क्या होता है बेटा, ये एबिलिटी और रिएक्शन, ठीक है। और इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट की एक्टिविटी। और बेटा कैटलिस्ट जो है वो किसी भी रिएक्शन को बहुत ज्यादा हाई स्पीड तक पहुंचा सकता है। गैस बिना कैटलिस्ट के बेटा रिएक्ट ही नहीं करते, पानी नहीं बनाते। लेकिन प्लैटिनम अगर हम कैटलिस्ट लेते हैं तो बेटा वो पानी बनाते हैं वायलेंट रिएक्शन से, मतलब बहुत वायलेंट तरीके से बेटा पानी बनाते हैं। तो आप देख लो, एक तरफ बिना कैटलिस्ट के रिएक्शन हो नहीं रही थी, और दूसरी तरफ जब कैटलिस्ट डाला तो रिएक्शन इतनी भड़की हुई है, इतनी वायलेंट है। ऐसे ही बेटा इथीन गैस को जब आप हाइड्रोजन ऐड कराते हो तो नो रिएक्शन, लेकिन जब आप इसी में कैटलिस्ट डाल देते हो निकल, तो बेटा वो इथेन बना देता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो बेटा ये हमें बताता है एक्टिविटी एक कैटलिस्ट के बारे में। देन बेटा दूसरा इसमें पार्ट आता है सिलेक्टिविटी। बेटा कौन सा कैटलिस्ट चूज करें ताकि हमें कौन सा प्रोडक्ट मिले। अब देखो बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, आप बेटा सेम रिएक्टेंट कंबाइन करोगे अलग अलग कैटलिस्ट के साथ। बेटा निकल के साथ करोगे तो वो मीथेन और पानी दे देगा। कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड या फिर क्रोमियम ऑक्साइड, बेटा वो मिथेनॉल दे देगा। और सिंपली कॉपर लोगे तो बेटा वो मिथेनॉल ले लेगा। यहां पर प्रॉब्लम है बेटा, आपको कैटलिस्ट सिलेक्ट करना है ताकि आपका प्रोडक्ट कौन सा बनना चाहिए। तो सेम रिएक्टेंट अलग अलग प्रोडक्ट दे सकता है बाय चॉइस ऑफ डिफरेंट कैटलिस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, सिलेक्टिविटी। ऐसे ही इथाइन गैस जब आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हो, अगर प्लैटिनम होगा तो वो इथेन देगा, वो क्या दे देगा, इथीन। अगेन चॉइस ऑफ रिएक्टेंट के चॉइस ऑफ कैटलिस्ट के साथ आप रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कराएंगे, डिपेंड वो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या देगा। देन बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्टिविटी और सिलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कोई कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को कितना एक्सेलरेट कर सकता है, कितना स्पीड अप कर सकता है।
और दूसरी होती है बेटा चॉइस ऑफ कैटलिस्ट, हमको बताता है डिफरेंट प्रोडक्ट। फॉर सेम की चॉइस प्रोडक्ट को बेटा क्या कर देती है, अलग कर देती है। तो इसका भी आंसर आप नोट्स में से रेफर कर सकते हैं, एक्सरसाइज का 20 है। देन कहते हैं बेटा इन टेक्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन, कहते हैं व्हाई इज इट नेसेसरी टू रिमूव प्रोसेस में। हालांकि बेटा अगर आप हेबर्स प्रोसेस की रिएक्शन देखें तो बेटा हेबर्स प्रोसेस के अंदर नाइट्रोजन गैस, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एज ए कैटलिस्ट टू फॉर्म अमोनिया। अब इसके अंदर बेटा ये थोड़ी ना है कि सिर्फ प्योर नाइट्रोजन है और प्योर हाइड्रोजन है, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज भी तो होती है। उन इम्प्योरिटीज में एक प्रोडक्ट बन के आता है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इस रिएक्शन में बेटा क्या एक्ट करती है, पॉइजन, मतलब वो अमोनिया बनने नहीं देगी। इसीलिए बेटा इस कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्शन से रिमूव करना हमारे लिए क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो बेटा हमारा इसमें टॉपिक आता है वो है शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। बेटा ये काफी ज्यादा हाई क्वालिटी ऑफ कैटलिस्ट जो है वो होते हैं। जियोलाइट्स एक्चुअली में माइक्रोपोरस बेटा एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं, मतलब इनके ऑक्सीजन बॉन्ड एल्यूमिनियम का बेटा एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क होता है। और इस फ्रेमवर्क के अंदर बेटा कुछ साथ साथ में कैटायंस जो है वो जुड़े होते हैं। जब हमें किसी जियोलाइट को एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करना होता है तो सबसे पहले हम उसको वैक्यूम में क्या करते हैं बेटा, हीट करते हैं, ताकि उसके अंदर से जितने भी पानी के मॉलिक्यूल अगर कोई है जो बेटा उसकी कैविटी में भरे हुए हैं उनको हम क्या कर सके, रिमूव कर सके। क्योंकि जितने पानी के मॉलिक्यूल बेटा उसमें से रिमूव हो जाएंगे हमारा जियोलाइट जो है वो उतना ज्यादा पोरस हो जाएगा, जिसके बिहाफ पे हम उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। बेटा बेटा ये कैटलिस्ट, ये जो जियोलाइट्स होते हैं बेटा ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो बेटा जब मुझे इनकी जरूरत नहीं होती तो बेटा हम इनको पानी में ऐड करते हैं ताकि पानी इनकी छोटी छोटी कैविटी में घुस जाए और बेटा उसको फ्रीज करके रख देते हैं, क्योंकि ये हवा में भी गैसेस को कंबाइन करवा देगा। बेटा ये इतने रिएक्टिव होते हैं। तो बेटा जब मुझे इनकी जरूरत नहीं है इनको पानी में डिप कराओ, पानी में डिप कराने के बाद इनको ठंडा कर दो, ठंडा करने के बाद इनको हमेशा के लिए फ्रीजर में रख दो ताकि ये किसी के साथ रिएक्ट ना करे। क्योंकि रिएक्टेंट जब तक इनके अंदर नहीं जाएगा बेटा रिएक्शन नहीं होगी, है ना बेटा। ये देखो छोटे छोटे पोर्स आ गए बेटा, और बेटा इनकी रिएक्टिविटी खत्म हो जाती है। अब इनको हम स्टोर करके रख देंगे। जिस दिन मुझे बेटा ये चाहिए उस दिन हम इनको बाहर निकालेंगे, इनको हल्का सा हीट करेंगे वैक्यूम के अंदर, ताकि ये सारे पानी के मॉलिक्यूल बेटा क्या कर जाए, रिमूव हो जाए। जब पानी के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे बेटा तो इसके अंदर बहुत सारे क्या आ जाएंगे बेटा, पोर्स आ जाएंगे। ये देखो बेटा पोर्स आ गए। अब इन पोर्स की मदद से हम कैटलिस्ट या जियोलाइट की एक्टिविटी शुरू करेंगे। ये क्या कहता है, कहता है इन पोर्स के अंदर सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं जिनका साइज इनसे छोटा होता है, और वही अंदर जाएंगे और वही बाहर आ सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो जियोलाइट है वो एक तरह से मॉलिक्यूल की खाली जगह या सिलेक्टिव एड्सॉर्बेंट की तरह एक्ट करता है। मतलब सबको अपने सरफेस पर एड्सॉर्ब नहीं कराएगा। जिनके मॉलिक्यूल्स के साइज इन पोर से छोटे होंगे वो ही एड्सॉर्ब हो सकते हैं, सारे एड्सॉर्ब नहीं हो सकते। इसी जियोलाइट की मदद से हम बेटा क्या करते हैं, अल्कोहल को गैसोलीन, गैसोलीन बेटा पेट्रोल का असली नाम है, उसको बेटा कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग अ जियोलाइट जिसका नाम होता है GSM5। इसका फुल फॉर्म होता है जियोलाइट सीव ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5, मतलब मॉलिक्यूलर डायमेंशन का साइज जो है वो कितना है, 5th साइज का है बेटा। ये जियोलाइट्स अपने काम में काफी बेटर होते हैं। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, जहां पे हम बड़े हाइड्रोकार्बन्स को छोटे हाइड्रोकार्बन्स में ब्रेक करना और आइसोमराइजेशन में भी कन्वर्ट करने में काम आते हैं। जैसे बेटा मेरे पास एक
एक हाइड्रोकार्बन हो गया जिसका नाम क्या है बेटा, ब्यूटेन। अब बेटा मुझे ब्यूटेन को किसमें कन्वर्ट करना है, उसी के एक आइसोमर में 2 मिथाइल प्रोपेन। तो बेटा इनके स्ट्रक्चर अलग अलग हो गए, ऐसे केस में भी बेटा आप जियोलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत इफेक्टिव होते हैं अपने काम के अंदर। आगे देखते हैं बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22। कहते हैं व्हाट इज अ शेप सिलेक्ट कर रहे हैं जियोलाइट की। तो बेटा जियोलाइट क्या होते हैं, ये अपनी शेप में स्पेसिफिक होते हैं, जिनके अंदर छोटी डायमेंशन वाले मॉलिक्यूल्स जो है वो ही एंटर कर सकते हैं बेटा। कहते हैं डिस्क्राइब सम फीचर्स ऑफ कैटालिसिस बाय जियोलाइट। तो बेटा वही आ गया, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इनका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। सिलिकेट के बने होते हैं, वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क होते हैं जिनके अंदर पानी के मॉलिक्यूल कैटलिस्ट की तरह यूज करना होता है। तो उस टाइम हम इनको हीट करते हैं ताकि पानी के मॉलिक्यूल जो है वो पोर्स छोड़ दें, और ये पोर्स के अंदर बेटा 260 से लेके 740 पिकोमीटर साइज का पार्टिकल जो है वो एंटर एंड एग्जिट कर सकता है। So only those molecules can adsorb in those to enter the pores. कहते हैं GSM-5, अभी हमने पढ़ा जियोलाइट sieve of molecular porosity 5 is used in petrochemical industry। ये अल्कोहल को पहले पेट्रोल में कन्वर्ट कर देता है। तो बेटा अल्कोहल इनटू GSM-5 कन्वर्ट्स टू हाइड्रोकार्बन। फिर हम बात करते हैं बेटा एंजाइम्स। बेटा पहले हमने पढ़े कैटलिस्ट, जो सिंपल कंपाउंड सब्सटेंसेस होते हैं बेटा। कैटलिस्ट से अपर वर्जन हमने पढ़ा जो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, जियोलाइट। और बेटा कैटलिस्ट की दुनिया में सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स होते हैं बेटा वो होते हैं एंजाइम्स। तो बेटा ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं जो लिविंग बॉडीज प्रोड्यूस करती है, और ये स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस में ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एंजाइम्स को हम बायोकेमिकल होते हैं, और बेटा ये कैसे बिहेव करते हैं, लॉक एंड टाइट द बॉडी। ये अपने काम में बहुत बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। इनके पास बहुत सारी कैविटीज होती हैं सरफेस के ऊपर, जिनके पास एक पर्टिकुलर शेप या कोई पर्टिकुलर ग्रुप होता है, जैसे NH2 ग्रुप हो गया, एसिड ग्रुप हो गया, SH ग्रुप हो गया, OH ग्रुप हो गया, एंड सो ऑन। कोई स्पेसिफिक ग्रुप या स्पेसिफिक शेप होगी, क्योंकि बेटा आपको पता है कि हर ताला एक अपनी स्पेसिफिक चाबी से खुलता है। ऐसे ही बेटा बायो कैटलिस्ट जो होते हैं वो अपनी स्पेसिफिक रिएक्शन करते हैं। कहते हैं देयर इज अ लॉक एंड की रिलेशनशिप बिटवीन द सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट और एंजाइम, दैट इज द सब्सटेंस गेट अटैच्ड टू द एंजाइम एंड द रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो बेटा एंजाइम इंटरमीडिएट, और बाद में ये इंटरमीडिएट ब्रेक करके बेटा एंजाइम वापस दे देगा, साथ में क्या दे देगा, प्रोडक्ट। जैसे बेटा NH2CO NH2 प्लस पानी यूरियस के साथ बेटा क्या दे देता है बेटा, NH3 और CO। तो बेटा इसे कहते हैं यूरिया। यूरिया यूरियस की प्रेजेंस में क्या दे देता है, अमोनिया एंड CO। मैकेनिज्म कैसे काम करता है बेटा, ये देखो बेटा, ये हो गया हमारा सबस्ट्रेट, ये हो गया बेटा हमारा एंजाइम। हर सबस्ट्रेट के साथ में बेटा एक स्पेसिफिक जगह होती है जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट में ही एंजाइम ये वाला बेटा जुड़ सकता है, और कोई नहीं जुड़ेगा। जब ये एंजाइम उस एक्टिव साइट में बेटा जुड़ जाएगा तो बेटा ये क्या बनाता है, इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट बाद में प्रोडक्ट दे देगा, और बेटा एंजाइम वापस आ गया। तो बेटा तभी हम कहते हैं कि एंजाइम इज रीजेनरेटेड, वो वापस एज इट इज अपनी शेप में आ जाता है। इसलिए बेटा ये क्या बिहेव करता है, एज अ लॉक एंड की मॉडल। बेटा एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बेटा, ये हाईली एफिशिएंट है, हाईली स्पेसिफिक है नेचर में। ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर और बॉडी पीएच पे काम करते हैं 5 to 7। हाँ, अगर कोई एक्टिवेटर हो या कोई कोएंजाइम हो तो बेटा इनकी एक्टिविटी उनकी प्रेजेंस में बढ़ जाती है। अगर कोई इनहेबिटर हो या पॉइजन हो तो बेटा उनसे भी ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड कैटलिस्ट, एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं, ये सिंपल होते हैं लाइक मेटल आयंस, मेटल कंपाउंड्स ऐसे। एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग स्पीशीज,
कैटलिस्ट इज नॉट। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, कैटलिस्ट उनसे कंपैरेटिवली कम होते हैं। एंजाइम्स बॉडी टेम्परेचर पे सबसे बढ़िया एक्ट करते हैं बेटा, कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर पर काम करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन आता है व्हाट आर एंजाइम्स, राइट मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। तो बेटा आपको ये नोट्स में आराम से सारा आंसर मिल जाएगा। और यहां पर इस चैप्टर का एक अगला पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब बेटा सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये कोलॉइड होता क्या है। अगर आपको कोलॉइड समझ में नहीं आएगा तो इसके आगे का टॉपिक जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अब बेटा हम जानते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन जो है वो दो कंपोनेंट का बना होता है और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हम क्या कहते हैं, जो डिसॉल्व होता है, मीडियम जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। अब एक्चुअली सॉल्यूशन जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं बेटा, सॉल्यूट गेट्स डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। और बेटा दूसरा जो हमारे पास आता है उसका नाम होता है सस्पेंशन। अब इसमें क्या होता है बेटा, सॉल्यूट डज नॉट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। तो बेटा आइडियली सॉल्यूट को या तो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना चाहिए या फिर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सॉल्ट और शुगर गेट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो हम ये सही लिखते हैं। लेकिन अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो बेटा सैंड और मड डज नॉट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। लेकिन बेटा हम हैरान रह गए जब हमने बेटा एक और टाइप के सॉल्यूशंस ऑब्जर्व किए जिसके अंदर बेटा हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं पार्टिकल्स जो होते हैं गेट्स स्कैटर्ड और डिस्पर्स्ड इन मीडियम। मतलब इसमें क्या होता है, पार्टिकल ना तो डिसॉल्व होते हैं ना ही अनडिसॉल्व होते हैं, बल्कि वो मीडियम के अंदर बिखर जाते हैं और इनको हम बेटा नाम देते हैं कोलॉइड। तो बेटा हमारे पास सवाल आता है, सर ऐसा क्यों होता है कि पार्टिकल जो है मीडियम के अंदर बिखर जाता है? बेटा ऑल इट डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल साइज। अगर पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, 1 नैनोमीटर से छोटा है, तो बेटा वो डिसॉल्व होता है। अगर पार्टिकल साइज बेटा वो 1 नैनोमीटर से बड़ा है और 100 नैनोमीटर से, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अगर पार्टिकल साइज बेटा 100 नैनोमीटर से बड़ा है तो बेटा इतना बड़ा पार्टिकल साइज जो है वो डिसॉल्व नहीं होता, वो इतना हैवी हो जाता है कि बेटा वो मीडियम के अंदर नीचे सेटल डाउन हो जाता है। लेकिन अगर पार्टिकल साइज तकरीबन 10 नैनोमीटर, आप मान लीजिए समवेयर राउंड अबाउट दैट, या आप इसको एज ए फिगर ले लीजिए बेटा रेंज 1 से 100, 1 नैनोमीटर से पार्टिकल साइज बड़ा है पर 100 नैनोमीटर से पार्टिकल साइज छोटा है, तो बेटा वो डिसॉल्व नहीं होता,
वो मीडियम के अंदर बिखर जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं, कोलॉइड्स। और एक्चुअली में अगर हम देखेंगे, हर चीज हमारे आसपास ज्यादातर बेटा केस में कोलॉइड ही है। तो बेटा दुनिया ये समझती है कि बेटा इंक जब पानी में जाती है तो हम इंक को पानी में डिसॉल्व कर देते हैं। तो बेटा ये गलत है। इंक पानी में कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। इंक पानी में जाके बिखर जाती है, स्कैटर कर जाती है, क्योंकि इंक के पार्टिकल का साइज इतना छोटा भी नहीं है कि वो डिसॉल्व हो जाए, इतना बड़ा भी नहीं है कि वो सेटल डाउन हो जाए। इसीलिए बेटा वो पूरे मीडियम के अंदर बेटा बिखर जाती है। अब बेटा ट्रू सोल्यूशन के लिए हम सॉल्वेंट सॉल्वेंट शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने अभी भी एक बार भी कोलॉइडल के लिए बेटा सल्यूट सॉल्वेंट शब्द इस्तेमाल नहीं किया। मैं बार बार पार्टिकल्स मीडियम शब्द का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि इसके लिए ये शब्द एप्लीकेबल नहीं है। सल्यूट कौन होता है? जो डिसॉल्व हो नहीं होगा। तो सल्यूट या तो डिसॉल्व होगा या डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन बेटा बिखरता नहीं है सल्यूट कभी भी। इसीलिए कोलॉइड के लिए हम अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेस, और हम क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड मीडिया। तो बेटा एक्चुअल समझने के लिए बेटा हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट है, और किसी को बताने के लिए कि रीजन क्या है, बेटा हमारे पास ये वाला पॉइंट होता है। और बेटा इसी को अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कोलॉइड्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या क्या होती है।